हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया। हम आ चुके हैं अपनी मिडिवल हिस्ट्री सीरीज के 6th लेक्चर पे और आज हम बात करने वाले हैं उस पॉज की जो हमने लिया था 4th लेक्चर जो इस सीरीज का था, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है और किस तरीके से इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दिस विच वाज बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। अब इस बैटल की इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इस बैटल तक इब्राहिम लोदी वाज मोर और लेस अनडिफीटेड और स्टार्टिंग स्टेज में भी जब दौलत खान ने बाबर को इनवाइट किया था तो बाबर भी इनिशियल स्टेज में बैकफुट पे था, वो इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पा रहा था बिकॉज इब्राहिम लोदी की जो स्ट्रेंथ थी वो उसके एलिफेंट थे। तो वो करता क्या था कि ये मान लीजिए कि जो फ्रंट लाइन होती है बैटल उसकी वॉर की, जो आपका फौज होती है, जो भी आपके ट्रूप्स होते हैं, उसकी फ्रंट लाइन में होते थे एलिफेंट्स और एलिफेंट्स को पीछे से करा जाता था पोक। वो पागलों की तरह दौड़ते थे और आप सोचिए कि 500 हाथी 1000 हाथी जो है वो अगर पागल बन के दौड़ेंगे तो सामने वाली आर्मी का बचना तो नामुमकिन है। और इब्राहिम लोदी की ये बात जो है बाबर बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके हाथी हैं और वो इसी के जरिए जो है वो अटैक कंटिन्यू करेगा। तो बाबर डेलिबरेटली मेन बैटलफील्ड में न जाके थोड़ा सा वो पीछे की तरफ रुकता है और इट्स लाइक दिस, मतलब एक इस तरीके का एक पैसेज समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये मेन बैटल ग्राउंड है पानीपत का, वहां ना रुक के उसके थोड़ा सा आके इस तरीके का एक पैसेज था जहां पर मतलब दोनों तरफ ये छोटे से एलिवेशंस थे और एक बीच में कैसा कैनियन सा पैसेज था। डेलिबरेटली वो यहाँ पे इंस्टॉल करता है cannons. And cannons, important thing about Babur, that Babur was the first one to introduce cannons in India. इससे पहले किसी को नहीं पता था कि तोप क्या होती है, बारूद का या गन पाउडर का जो यूज है वो कैसे होता है। So Babur was waiting here. The idea was कि ये जो एलिफेंट यहाँ पर इतना डैमेज करते उसको यहाँ पे लाया गया और जैसे ही एलिफेंट्स यहाँ आते हैं यहाँ से ऊपर से उनके ऊपर कैनन फायर शुरू करवाता है। They ran back, destroyed their own army, and hence Ibrahim Lodi was defeated by his own weapon. Or this led to the foundation, this led to the establishment of the mighty Mughal Empire in India. तो एक बड़ा सवाल उठता है कि सर ये ही क्यों, मतलब अभी भी मैं कुछ देख रहा था एक वीडियो, not from for this UPSC but from history's perspective, और उसमें भी था कि मुगल्स के बारे में हम इतना बात क्यों करते हैं। मैंने हमेशा कहा बात मुगल्स की नहीं है, जो भी एम्पायर होता जहां से हमारा प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो डिराइव किया होता, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। जंगे जीत लेने से या आर्किटेक्चरल मार्वल खड़ा कर लेने से हम किसी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका जो सिस्टम था, वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम जो उन्होंने दिया, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमें उसका इम्पैक्ट और उसका जो एसेंस है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आज भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए आप में से जिन लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा वो पेपर 2 में बिफोर स्टार्टिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वो 3 चीज़ें पढ़ते होंगे। वो पढ़ते होंगे चाणक्याज एडमिनिस्ट्रेशन, कौटिल्याज एडमिनिस्ट्रेशन, वो पढ़ते होंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और पढ़ते होंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद वो पढ़ते होंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक ट्रांजिशन है और इसी वजह से हम मुगल्स को पढ़ते हैं। और एक और चीज रही जो मुगल्स ने किया, मोर और लेस उन्होंने इंडिया को यूनाइट करने का काम किया। हम औरंगजेब के टाइम पे देखेंगे 1707 में बैरिंग नॉर्थ ईस्ट के अलावा एक मेजर हिस्सा जो है हिंदुस्तान का वो मुगल्स के अंडर में था। और कहां से कहां तक, काबुल से लेके मदुरई मैसूर तक जो पूरा अनडिस्प्यूटेड लैंड जो था
वो मुगल्स के अंडर में था. सो ये एक और रीज़न है उनको पढ़ने का कि वो एक जो कैरेक्टर हमें दिखता है इंडिया का, कहीं ना कहीं पहली बार उसको जो शक्ल दी वो मुगलों ने ही दी. अब सवाल उठता है ये मुगल थे कौन, कहाँ से आए थे. सो ये बेसिकली तुर्क थे, टर्किश ओरिजिन था, चगताई तुर्क थे और चंगेज़ खान के दूसरे बेटे की उसके वंशजों में से थे, उसके सक्सेसर्स में थे. और ये यहीं से ये मंगोल से ये मुग़ल, सो टर्क और मंगोल का जो मिक्सचर था वो मुग़ल कहलाया. और बाबर की बात करते हैं. बाबर को भी हमने देखा कि कैसे उसने पहले पानीपत की लड़ाई में हराया इब्राहिम लोदी को और अपने आप को इस्टेब्लिश किया. लेकिन बाबर को जो ख्वाब था हिंदुस्तान का, बाबर को हिंदुस्तान का वो ख्वाब उसके वालिद ने दिखाया था. उनके फादर का नाम था, उनके वालिद का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और फरगाना के रूलर थे वो. अब उज़्बेकिस्तान में है और वो कहते थे मतलब कि एक मुल्क है हिंदुस्तान नाम की जगह है. और पहले फेसबुक और वो क्या होते हैं आपके वो ट्रैवल और इस तरीके की चीज़ें तो थी नहीं कि गूगल करके देख लिया कि कोई जगह कैसे दिखती है. तो जो भी किताबों में, जो भी स्कॉलर्स से जो भी सुना, किताबों में जो भी पढ़ा, उसके बेसिस पे उसके फादर ने उसे पहली बार ख्वाब दिखाया था कि अगर कुछ हासिल करना है तो हिंदुस्तान को हासिल करना. इसीलिए बाबर आके लूट के वापस नहीं गया, ही स्टेट, वो रुका, हिंदुस्तान में रुका. तो एक और मिसकंसेप्शन है ये कहना कि मुगलों ने लूट लिया. मुगलों ने नहीं लूटा, मुगलों ने बल्कि दे दिया. आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अब बात करो, आर्किटेक्चर की बात करो, अब कुछ भी हो, ताजमहल को दिखाने का जो रेवेन्यू है वो तो सरकार ही ले रही है, उसका फ़ायदा हमें भी होता है. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी लेगेसी है जो आज भी चली आ रही. तो हिंदुस्तान का ख्वाब बाबर को दिखाया था उसके वालिद ने, उमर शेख मिर्ज़ा ने, और फरगाना का रूलर. लेकिन बाबर मतलब आई कॉल द मुगल होल फैमिली द कर्स्ड फैमिली. इट्स अ कर्स्ड फैमिली. आप किसी को भी देखेंगे वो नेचुरल कुछ उनके साथ कुछ कॉमन चीज़ें हुई नहीं. जैसे अब व्हाट वाज हिज एज, हिज एज वाज 12. बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल की थी जब वो फरगाना उसके कंट्रोल में आता है. नथिंग टू डू. अपने ही रिश्तेदारों से लड़के काबुल को अपने कब्जे में लेता है और फिर काबुल से वो हिंदुस्तान की तरफ आने की कोशिश करता है. तो बाबर, और 1495 में his age was what 12 and 5 17 and 30 47. Babar was 47. He died in 1530. Babar was just 47 when he died. हुमायूं की जिंदगी भटकने में निकल गई. अकबर की उम्र 14 साल थी जब वो बादशाह बना. एंड देन थोड़ा सा, क्योंकि अकबर ने इतनी ज़्यादा लिगेसी छोड़ दी थी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब जो है वो कैरी ऑन कर गए. लेकिन उसके बाद जैसे ही औरंगज़ेब ने वही रिलीजन पॉलिटिक्स मिक्स कर दी, डिक्लाइन आ जाता है. तो हम लेटर मुगल्स को भी देखेंगे आगे. सो दिस हैपेंड, दिस इज व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ बाबर वॉज. सो बाबर सिर्फ 4 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत कर पाया, 1526 to 1530. और दौलत खान जो पंजाब का नोबल था, वही नोबल और रूलर वाली कहानी जो मैंने आपको हमेशा बताई. सो उसका डिस्कंटेंट किससे था? इब्राहिम लोदी से. एंड ही इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. अब ऐसा नहीं था कि ये 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत होती है तो ये पहली बार था कि जब बाबर हिंदुस्तान आया. उससे पहले बाबर हिंदुस्तान आ चुका था 4 बार, 1519 से लेके 1523 तक. 1519 to 1523 बाबर had 4 expedition. 1504 he occupied Kabul and 1524 he occupied Lahore, but Daulat Khan himself who turned against him. 1525 फिर से वो पंजाब को लेता है और फिर दौलत खान कहता है कि नहीं, यू शुड गो फर्दर, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है हम इसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं. एंड अल्टीमेटली जो है दिल्ली तक बाबर का रूल आता है. कहा यह जाता है, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि जो इब्राहिम लोदी है उसके पास आर्मी भी बड़ी थी और सुपीरियर भी थी इन वेरियस सेंसेस, लेकिन ही लॉस्ट द बैटल ड्यू टू बाबर्स सुपीरियर स्ट्रैटेजी ऑफ यूज ऑफ आर्टिलरी. मतलब द वे
इसलिए हमेशा याद रखिएगा, एक लेसन यहाँ पे हमें लेना है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे एक नाम नहीं लूँगा किसी का, यूपीएससी की कोचिंग्स हैं, एन नंबर ऑफ कोचिंग्स हैं, और कोई कहता है कि इस कोचिंग में चले जाओ तो सिलेक्शन पक्का है, ऐसा नहीं है, या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फॉलो कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं है. इट्स नॉट अबाउट हाउ वास्ट और हाउ सुपीरियर योर ट्रूप्स आर. It's about how strategically you are using whatever you have. It's not about having 10, 20, 40, 100 books about UPSC. It's about reading how many times you have read one book. That is more important. मैंने देखा है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी नामचीन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, और फिर भी मतलब उनको नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन उनका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते. स्टोरीज हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं. वी एज टीचर्स एंड वी एज फैकल्टीज कम अक्रॉस डिफरेंट स्टोरीज ऑफ not failures, because I don't think so anyone fails in UPSC. यूपीएससी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि या तो आप जीत जाएंगे, either you will win or you will learn, you will never lose. If you are a sincere candidate, you will never lose. There's nothing to lose here, because even if you are not a winner, then definitely you are a learner. And once you cross that barrier, life is very different after crossing these days of UPSC preparation. तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये मत देखिएगा कि आपके सामने वाला ट्रूप कौन है. आपके सामने वाला ट्रूप है यूपीएससी, और यूपीएससी के पास नो डाउट बेहतर रिसोर्सेज है, बेहतर सारी चीज़ें हैं, और वहाँ एक इंसान बैठा है जो आपको जो पेपर इसी मकसद से सेट कर रहा है कि आप फेल हो जाओ. तो ये एक बैटल है. यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है. यूपीएससी का एग्जाम जो है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और जो यहाँ से जीत गया, जो मतलब यहाँ से जीत गया, वही विनर है. 1000 किताबें पढ़ के यूपीएससी नहीं निकलेगा. एक किताब को 1000 बार पढ़ लोगे, वो एक किताब कौन सी है वो इम्पोर्टेंट है. सो this is the story, this is the lesson that you can take from first battle of Panipat, that it is not important that how superior your troops are. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी फौज हो, आपके पास 50-55 shelf full of books हो, और फिर आप जो है तैयारी शुरू करो. नहीं हो सकता. आपके पास सिर्फ वो 44 important NCERT की बुक्स हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की, और अगर आप सिर्फ उनको ही 20 बार पढ़ लोगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा फॉर श्योर. और प्रीलिम्स ही हर्डल है. So, बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है, और this led to this is the first battle of Panipat, marked the foundation of Mughal domination in India. और बाबर जैसे ही दिल्ली पहुंचता है, इमीडिएटली वो अपने बेटे को, हुमायूं को भेजता है आगरा भेजता है, that and he announced himself as emperor of Hindustan. अब बाबर का जो जीवन रहा हिंदुस्तान के अंदर, उसके एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो 4 साल रहा, 1526 से 1530, और इस दौरान उसने 4 बैटल लड़ी. 1526 अभी हमने देखा, 1526 पानीपत वो जीतता है. उसके बाद 1527 सो यहाँ पे राणा सांगा जो कि मारवाड़ का रूलर थे, उसके अलावा अलॉन्ग विद रूलर्स ऑफ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, और सुल्तान महमूद लोदी. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स आते हैं जो राणा सांगा और वो उसमें कम्युनल एलिमेंट डाल देते हैं, लेकिन राणा सांगा हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज सुल्तान महमूद लोदी एज द रूलर ऑफ दिल्ली. मतलब रिलीजियस एंगल नहीं था. और बैटल ऑफ खानवा होती है आगरा के पास, अगेन बाबर वॉज विक्टोरियस. इम्पॉर्टेंट ये था कि यहाँ पर जो ये लोग थे, मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, जो राजपूताना के रूलर्स थे, इनका बेसिक मोटिव यही था कि फिर से कोई फॉरेनर आके जो है अटैक ना करे. और लेकिन
Babar's military strategy, his artillery strategy was so refined that he was undefeated here also. और यहाँ से उसने गाजी का टाइटल वो लेता है. उसके बाद 1528 में चंदेरी को कैप्चर करता है राजा मेदिनी राय से. 1529 अफगान्स के साथ फाइट होती है. अब यहाँ बताओ अफगान्स में कौन लड़ रहा है? इधर भी अफगान मुसलमान ही लड़ रहा है, बाबर भी मुसलमान है. There is no communal angle out here. I'll tell you various battles in the next video, in the next series of this lecture, जहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब जो आप प्लीज ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो कहानियां चलती रहती हैं प्लीज उससे दूर रहो. एंड बाबर 4 बैटल. सो 1526 पानीपत, 1527 सो पानीपत इब्राहिम लोदी, देन 1527 it was खानवा, राणा सांगा, 1528 चंदेरी, मेदिनी राय, 1529 so this was the Afghans. 1529 it was गागरा और घाघरा जो कि बैटल था. और इसके बाद हम देखते हैं कि बाबर जो है वो गॉन. बट इस 4 साल में, इन 4.5 साल का जो वक्फा था, इसके इन जंगों को लड़के बाबर ने जो एक फाउंडेशन लेट किया वो बहुत अच्छा था, वो बहुत स्ट्रांग था. बाबर डाइड अराउंड 40-45 years was his age. और फर्स्ट हिज बॉडी वाज लेड एट आराम बाग. आगरा में अब वो रामबाग कहलाता है. वो बेसिकली आराम बाग था, अब वो रामबाग हो गया है. और वहाँ से बाद उसको फिर से जो है वो काबुल ले जाया गया, विच वॉज हिज होम टाउन फॉर विच वॉज हिज ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन काबुल. और वहाँ से वो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बाबर. बाबर के बाद आता है हुमायूं. और फन फैक्ट या इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हुमायूं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक मतलब हम पैट्रियार्कल इस लेवल के हो चुके हैं कि हमने एक स्टीरियोटाइप बना लिया कि मोहब्बत में जो भी करेगा वो, मतलब एक्सपेक्टेशंस भी कह लो और अचीवमेंट्स भी कह लो, कि दैट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द मेल पार्टनर. बट और हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं. मतलब ताजमहल एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए बनाया तो हमने उसको जो है एक अलग ही लेवल का स्टेटस, ना, सिंबल ऑफ लव एंड एवरीथिंग. बट इफ यू सी हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा लाल पत्थर से बना है. और उसका जो टॉम्ब है, उसका जो डोम है, बेसिकली नॉट टॉम्ब, डोम जो उसका है वो एक तरीके से एक इंस्पिरेशन है और वो प्रिकर्सर है ताजमहल का जो गुंबद है उसका. लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये एक बीवी ने बनाया अपने शौहर के लिए, हामिदा बानो बेगम ने. और इंटरेस्टिंग है ना, मतलब हम हुमायूं टॉम्ब को ऐसे ठीक है चलो बना दिया होगा किसी ने, मतलब बीवी की मोहब्बत थी, वो भी मोहब्बत थी. और हुमायूं शाहजहां वाली भी मोहब्बत थी. लेकिन अब वो रिकग्निशन देने वाली बात है. हिस्टोरियंस किसको क्या रिकग्निशन देते वी डोंट नो. सो हुमायूं की कहानी शुरू होती है, लेकिन हुमायूं के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी. हुमायूं इनिशियली जो है वो अफगान्स को हराता है, बुंदेलखंड को कब्जा करता है, सुल्तान महमूद लोदी को जौनपुर से हटाता है, बहादुर शाह गुजरात का जो रूलर था उसको हराता है. हुमायूं वाज स्ट्रांग बट हिज कैरेक्टर वाज नॉट. हुमायूं वाज अ स्ट्रांग रूलर बट अ वीक ह्यूमन बीइंग. शासन में कहीं भी हुकूमत करने के लिए जज्बातों की या हुकूमत करने में जज्बातों का कोई रोल नहीं होता. और हुमायूं हैड 3 brothers, कामरान, अस्कारी और हिंदल. अब ये भी लड़ रहे होते कि नहीं बाबर तो हमारे वालिद भी थे, तो तुम्हें जो भी देना चाहिए वो हमें भी देना चाहिए. हुमायूं कहता ठीक है, एक काम करो तुम कुछ ले लो. तो कामरान को जो है उसने काबुल और कंधार दे दिया, और संबल और अलवर जो है, संबल जो है वो अस्कारी को दे दिया, अलवर वाला रीजन जो है वो हिंदल को दे दिया. बोले जाओ खुश रहो. लेकिन ये गलती थी क्योंकि वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे. बाबर को ये चीज़ पता थी, बाबर हमेशा हुमायूं को आगे करता था. लेकिन देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड एम्पायर, आई थिंक इट वाज ऑन हॉटस्टार, और देखना कभी मौका लगे तो वो है इसके ऊपर, वो बाबर की कहानी है. सो
जैसे ही अब ये क्या होता है, अब ये कैप्चर करता है, खुद सारी मेहनत करता है, कैप्चर करता है और अपने भाइयों में बांट देता है. सो हुमायूं कैप्चर्ड गुजरात फ्रॉम बहादुर शाह, और जैसे ही वो कैप्चर करता है फिर अस्कारी को जो है उसका गवर्नर बना देता है. बहादुर शाह रिकवर्ड गुजरात फ्रॉम, अब जैसे ही देखता है कि हुमायूं गॉन, वो अस्कारी को हराता है, अस्कारी वहां से भाग जाता है. शेर खान इन द ईस्ट वॉज बिकमिंग पावरफुल. शेर शाह सूरी जो आगे चल के कहलाया, उसको दिख रहा था कि ये हुमायूं जो है, ये इसके पास आर्मी तो ठीक है, लेकिन ये एक वीक रूलर है, ये कमजोर राजा है, और इसका फायदा वो उठाता है. बैटल ऑफ चौसा 1539. सो हुमायूं की बैटल्स में मेजर बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं लॉस्ट. हुमायूं वहां से जाता है, आगरा जाता है, अपने भाइयों से नेगोशिएट करता है, कोई मानता नहीं है. एंड 1540 में बैटल ऑफ बेलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज, ये वापस शेर खान जो है वो अटैक करता है. और जैसे ही हुमायूं ये हारता है, जैसे ही हुमायूं कन्नौज, सो चौसा और कन्नौज दो इंपॉर्टेंट बैटल्स, 1539 चौसा, 1540 कन्नौज, और जैसे ही वो ये बैटल हारता है, गॉन. द मुगल एम्पायर was paused, and the Mughal Empire was paused for 15 years. The Mughal Empire was paused for 15 years. अभी हम हुमायूं की बात करेंगे, हम आगे चल के देखेंगे कि उन 15 सालों में क्या हुआ. सो हमीदा बानो बेगम, जिन्होंने वही हुमायूं का मकबरा बनाया, उनसे उनकी शादी हुई थी, और 15 अक्टूबर 1542 हुमायूं's वाइफ gave birth to अकबर. इम्पॉर्टेंट है वो लम्हे हिस्ट्री में. सर अकबर पैदा हुआ, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इंसान में पैदा होता रहता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एम्पायर रहेगा अकबर का, और बहुत लंबा रूल है, 49 ईयर्स. अकबर विल रूल फॉर 49 ईयर्स, 1556 to 1605. ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, वन रूलर. वहाँ हाफ अ सेंचुरी में इससे पहले 4-5 जो है वो चले जाते थे. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब बचपन में अम्मी सुनाती थी, और ऑनेस्टली इस स्टोरी ने, मैं जब बाबर, मतलब मैंने जिसको हुमायूं पढ़ाया है, ये कहानी ज़रूर सुनाई है, क्योंकि इस कहानी ने मेरी बड़ी मदद की जीवन में. आई एम टेलिंग यू व्हाट माय मदर यूज्ड टू नरेट. ये हार गया, ये हुमायूं जो है, कन्नौज हार गया, चौसा हार गया. तो अब नाउ ही वाज वंडरिंग कि क्या होगा, और उसने अपनी बीवी को भी जो है वो राजपूत किंग के उसमें छोड़ा. दे वर हेल्पिंग ईच अदर, और खुद भटकता रहा. तो नाउ द स्टोरी कम्स. स्टोरी ये है कि बाबा हुमायूं जो है वो भटक रहा था, भटकते मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, और अब फेसबुक का तो दौर था नहीं कि बादशाह वक्त की दाढ़ी बढ़ जाए तो पीपल यूज्ड टू प्रेज इट. उन्हें पता भी नहीं था, तो वो बड़ा भूखा जंगल में, वो कपड़े फट गए बिल्कुल. तो हुमायूं जंगल में जा रहा था, उसे दूर कहीं एक रोशनी दिखती है, और फिर वो उस रोशनी की तरफ चलना शुरू करता है. उस जाता है, देखता है एक छोटी सी कुटिया थी, तो खटखटाता है, तो वो पहचान नहीं पाती, बूढ़ी अम्मा निकलती हैं. तो बोले बेटा क्या हो गया? तो बोले 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, भूखा हूँ, तो कुछ खाने को मिलेगा. अब उन्हें क्या समझ में, बोले ठीक है बैठो. पहले के लोग अच्छे होते थे, खाना खिलाने से पहले धर्म मजहब नहीं पूछते थे. तो खैर उन्होंने बैठाया. अब उन्होंने बैठाया, खिचड़ी बनाई, तो हुमायूं कभी इधर से खाता, कभी उधर से खाता. बूढ़ी अम्मा उसे ऑब्जर्व कर रही थी. थोड़ी देर तो देखा, और फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहा कि ये हुमायूं की तरह क्या कर रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, एक तरफ से कहा. He realized the blunder that he was committing. Actually he was doing that. कभी इधर जाता, कभी आगरा जाता, कभी चौसा, कभी कन्नौज, कभी राजस्थान की तरफ चला जाता, कभी गुजरात की तरफ चला जाता. वो वापस जाता है, मतलब उसको रियलाइज हो जाता है कि व्हाट द मिस्टेक आई एम कमिटिंग, और फिर वो वापस जाता है, और वो वहां से वापस कंधार, काबुल, फिर से वो धीरे धीरे जो लॉस्ट एम्पायर था वो रिकवर करना शुरू करता है. 15 साल लगे उसे करीब इस चीज को, 5-10 साल करीब लगे फाइनली इसको करने के लिए. और
मुगल थ्रोन को वो 10 साल में वापस लेके आता है। अब ये कैसे सर, ये हेल्प कैसे करेगा? ये हेल्प ऐसे करेगा कि तुम भी जो है ना ये हुमायूं की खिचड़ी खाते हो, मोस्ट ऑफ यू। कैसे खाते हो? 4 दिन पॉलिटी पढ़ ली, 2 दिन हिस्ट्री पढ़ ली और मूड भर गया, अब चाहो कभी इधर से कभी उधर से, बहुत सारा सिलेबस है सर, सब कवर करना है, इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी भी है, एनवायरनमेंट भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, साइंस एंड टेक भी है, करंट इवेंट्स भी है। बिल्कुल ठीक है, वैलिड। लेकिन अगर ये खिचड़ी जैसे पहले हुमायूं खा रहा था ना, कुछ हासिल नहीं होगा। 4 दिन पॉलिटी पढ़ ली, 2 दिन इकोनॉमी, ना, एक सब्जेक्ट लो, go through it once, then you take the second subject, then only it will be beneficial. अब आप इसमें थोड़ा सा ये एक ब्रेक कर सकते हो कि सर हिस्ट्री एक साथ पूरी तो नहीं हो सकती, ठीक है, वैलिड है। मिडिवल ले लो, फिर पॉलिटी पढ़ लो, या मॉडर्न ले लो, फिर पॉलिटी पढ़ लो, तो रिलेट करना आसान हो जाएगा। फिर एक ब्रेक ले लिया तो फिर मान लो मिडिवल एंशिएंट एक साथ पढ़ लिया। सो इस तरीके से करना कभी भी। ये और बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है पता है, एक कॉन्क्रीट एम्पायर क्रिएट नहीं हो पाता। आपको एम्पायर क्रिएट करना है, आपको नॉलेज का एक एम्पायर क्रिएट करना है अपने अंदर, और वो क्रिएट तभी होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम घर बना रहे हैं तो चलो पहले 2 कमरे बना लें, फिर आगे की नींव खोदेंगे। नहीं कर सकते, पहले नींव खोदनी पड़ेगी, फिर नींव भरनी पड़ेगी, तभी स्ट्रक्चर तैयार होगा। हुमायूं भी यही करता है। हुमायूं को जब समझ में आता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, वो वापस जाता है कंधार, काबुल, हेल्प लेता है, अपने भाइयों से लड़ता है, अपने दोनों भाइयों को हराता है, फिर अफगान्स को हराता है, और 1555 में मुगल एम्पायर को रीस्टैब्लिश करता है। तो वो 15 साल का पॉज, अभी हम उसकी कहानी देखेंगे कि उस 15 साल में क्या हुआ। वो 15 साल का पॉज, रफली आफ्टर 6 months ही डाइड। 1556 में वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो जाती है, और फिर आएगा अकबर। लेकिन अकबर तक पहुंचने से पहले बात करते हैं उन 15 सालों की। उसमें क्या हुआ? उस 15 साल में भी ना सिर्फ 5 साल इंपॉर्टेंट है, 1540 to 45। यही वो टाइम था जब शेर शाह सूरी, ओरिजिनल नेम उसका फरीद था, एक जागीरदार था सासाराम में, बिहार उसका बेटा, और वो अफगान था। और नो डाउट शेर क्योंकि कहा इसीलिए जाता था उसे, क्योंकि वो मतलब कहा जाता है कि बगैर हथियार के वो शेर को डिफीट कर देता था, इसलिए उसका नाम शेर शाह या शेर खान पड़ा। अब वो देखता है कि हुमायूं जो है, हुमायूं का कैरेक्टर वीक था, ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया, उसका फायदा वो उठाता है और 1540 में वो ऑक्यूपाई करता है। अब आप ये समझो जो कुछ अभी अगले 10 मिनट 15 मिनट जो भी हमारे पास टाइम उसमें हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सारी चीजें 5 साल के अंदर होगी। सो व्हाट he did, he occupied बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब, सिंध, नेपाल, I'm sorry, whole of North India except Assam, Gujarat, Kashmir and Nepal। ये 4 जगह को छोड़ के whole of the North India means everything which was north to Narmada was under his control। But his rule only lasted for 5 years, but no doubt he had an excellent administrative system, how we will see that। but before बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया, फिर बैटल ऑफ कन्नौज 1540, 1533 बैटल ऑफ सूरजगढ़। अब ये दोनों तो इन दोनों की बात हम कर चुके हैं। 1533 में ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ लोहानी चीफ्स ऑफ बिहार, मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल एट सूरजगढ़। अब वो देखो फिर वही फरीद और शेर शाह इज फाइटिंग मोहम्मद शाह, नो कम्युनल एंगल, देयर इज नथिंग कॉल्ड कम्युनल। उनको खुद भी नहीं पता था, मतलब राणा प्रताप को या राणा सांगा को, कि हमारे नाम को लेके इतना ज्यादा जो है जहर हवा में घोल दिया जाएगा। ना अकबर कम्युनल था, ना राणा प्रताप कम्युनल थे, कोई नहीं था। अभी जब अकबर पढ़ाऊंगा तो वहां उसकी कहानी हल्दी घाटी की। सो बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1533 I'm sorry, it's 1543। So the whole of the Bihar came under Sher Shah. Now
1542 में पंजाब को अपने उसमें लेता है, खोखर्स को 1542 में। पंजाब किससे छीनता है? कामरान, फिर वो हुमायूं के भाई से। खोखर्स जो है वो इंडस और झेलम के जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब मतलब रिवोल्ट करते हैं, उन्हें सप्रेस करता है। मालवा ऑक्यूपाइड इन 1542 क्योंकि उसका तो सिर्फ एक रीज़न था कि जो मालवा का राजा था उसने मदद नहीं की थी शेरशाह की, तो वो जो है annexed to his empire, so this was there. फिर रायसीन राजपूत प्रिंसिपैलिटी एंड besieged it. पूरनमल वो शेरशाह सूरी के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि अगर उसकी फैमिली that if he surrendered his family would not be harmed, and on this he agreed. मुल्तान और सिंध 1543 में ऑक्यूपाई करता है। मारवाड़ 1543-45 तक ऑक्यूपाई करता है। कलिंजर, और इसी में उसकी डेथ हो जाती है। मतलब बैटल ऑफ कलिंजर की जब लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पर जो है बैटल होती है और वहाँ इसकी मौत हो जाती है। सो दिस इज अबाउट शेरशाह। यू कैन सी ये सब 5 साल में हो गया। ऑलवेज इन, मतलब ही वाज सो मच इनटू बैटल ग्राउंड दैट ही ब्रेथ हिज लास्ट ब्रेथ वाज इन अ बैटल ग्राउंड। ब्लास्ट में इंजर्ड हो जाता है और मर जाता है। लेकिन अब्बास खान शरवानी किताब लिखते हैं तारीख़ शेरशाही, और यहाँ पर सारा साइटेशन हमें मिलता है शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन का। इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके एडमिनिस्ट्रेशन की ये थी कि शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें वो हर चीज़ पर्सनल अपने मतलब वो बैटल भी लड़ रहा था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप कर रहा था। ऑल द थ्रेड्स ऑफ पॉलिसी एंड सिविल एंड मिलिट्री, मतलब सारी चीज़ें, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, सारी चीज़ें उसके हाथ में थी। The ministers had no authority to initiate any policy, और मतलब कुछ भी नया नहीं कर सकते। एक तरीके से सारी पावर जो है वो शेरशाह के हाथ में थी, और नीचे जितने मिनिस्टर्स थे मतलब वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हिस्सा थे, लेकिन कोई भी मेजर चेंज जो है वो प्रपोज नहीं कर सकते। एंड दे वर हाउएवर इन चार्ज ऑफ रूटीन वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो ठीक है, जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट होती है ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा केयर टेकर गवर्नमेंट की, जब एक गवर्नमेंट इलेक्शन हार जाती है, जब तक नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चार्ज नहीं ले लेते, उनकी ओथ सेरेमनी नहीं हो जाती, तब तक देयर इज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो कि डेली रूटीन वर्क तो देख लेगा, लेकिन दे कैन नॉट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। इसमें भी 4 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दीवान वजारत, दैट वाज द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। दीवान आरिज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान रसालत, रॉयल ऑर्डर्स। दीवान इंशा, रिलीजियस मैटर्स। तो ये मैच में आ सकता है प्रीलिम्स में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया, पूरे एम्पायर को डिवाइड किया 47 सेपरेट यूनिट्स में, और उसे कहा गया सरकार, और इसी सरकार को फर्दर डिवाइड किया गया परगना में। मेजर ऑफिसर्स कौन थे? मुंसिफ, रेवेन्यू कलेक्शन, ध्यान रखिएगा यही आएगा एग्जाम में। मुंसिफ वाज देयर फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। आमिर, सिविल केसेस। काजी और मीर अदल, क्रिमिनल केसेस। मुकद्दम, तो जो पुलिस होती थी जो चेज एंड अरेस्ट द कल्प्रिट, ये वाला चीज था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हर परगना में एक इंडिविजुअल लॉ कीपर था जिसको कहा गया आमी, और ट्रेजरर और अकाउंट कीपर ये होते थे। सरकार विच वॉज द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे इट वॉज शिकदार शिकदरान। तो नीचे के लेवल पे शिकदार, ऊपर लेवल पे शिकदार शिकदरान। नीचे लेवल पे कौन? मुंसिफ, ऊपर मुंसिफ मुंसिफान। सो दिस इज हाउ द होल एडमिनिस्ट्रेशन। अब परगना और सरकार के लेवल पे उसने क्या किया? उसने सुपरवाइजरी फंक्शन को मतलब एक ही लेवल की 2 पोस्ट क्रिएट कर दी, ताकि जो पावर में कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी ना हो और स्टेबिलिटी ऑफ पावर भी क्या रहे, बनी रहे। So stability of power. At the local level there were village panchayats and zamindars who were responsible for settling disputes. उन्होंने कहा ठीक है, छोटे लेवल पे लेट द जमींदार और विलेज पंचायत, लेकिन ऊपर लेवल पे जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है उसको उसने बहुत ही अच्छे से रोका। काजी हर स्टेट में था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो जो रोड नेटवर्क उसने रिस्टोर किया। सोनार गांव इन बांग्लादेश टू इंडस इन द वेस्ट, बेसिकली जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, वो शेरशाह सूरी। सो अभी कैलकाटा से दिल्ली तक है, पहले वो और एक्सटेंडेड उसका था। चित्तगोंग से लेके ढाका से लेके काबुल तक को कनेक्ट करना, समहाउ उसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा वो और दूसरे रोड्स कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाया।
दीवाने वजारत या दीवाने वजीर, अगर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब इतना अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा था, इतने सारे वॉर कर रहा था, तो उसका खर्चा कहाँ से आ रहा था? डेफिनेटली वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन साउंड होगा तभी आ रहा था. सो द हेड ऑफ द रेवेन्यू एंड द फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाज दीवाने वजारत और वजीर. ही एक्सरसाइज्ड द सुपरवाइजरी पावर ओवर अदर मिनिस्टर्स. दैट वाज आल्सो ट्रू. और लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था. लैंड रेवेन्यू इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर राजा टोडरमल होंगे, और यही राजा टोडरमल आगे चल के अकबर के भी ऑफिसर होंगे. सो जो रेवेन्यू था वो ऐसे आंखें बंद करके नहीं था. उसने कहा कि ठीक है, लैंड को डिवाइड करो, कुछ फिक्स रेट रखेंगे, और जो भी रेट ऑफ रेवेन्यू होगा वो यील्ड और मेजरमेंट पे होगा. वो आंखें बंद करके मतलब अंधाधुंध जो है हम एक लैंड रेवेन्यू क्रिएट नहीं करेंगे. और इट वाज टू बी इन टर्म्स ऑफ कैश. पट्टा दिया जाता था किसे? जो काश्तकार होते थे, जो पीजेंट्स होते थे उनको. अब पट्टा देने का, अब ये पट्टा अल्फाज आई डोंट नो, जो नॉर्थ इंडिया से हैं, जो हिंदी बेल्ट से हैं, ख़ासतौर पे आई डोंट, जो शहरी इलाकों से उनको उतना अंदाज़ नहीं होगा, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं उनको बिल्कुल अंदाज़ होगा कि पट्टा क्या होता है. अब ये पट्टा अल्फाज, ये पट्टा वॉज अ पीस ऑफ लैंड बेसिकली, नथिंग एल्स. और ये पट्टे पे लिख के दिया जाता था, तो इसलिए उसे पट्टा कहा जाने लगा. और जब वो उनको काश्तकार जो होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनको ये पट्टा दिया जाता था, और उनके एवज में उनसे कबूलियत ली जाती थी. कबूलियत मतलब जो भी वो अपनी खुशी से दे दें सरकार को, तो वो उनसे लेते थे. रेवेन्यू नहीं लेते क्योंकि वो लैंडलेस थे एक तरीके से. हाँ, इम्पॉर्टेंट था फेमाइन रिलीफ फंड. शेरशाह सूरी ने क्या किया? फेमाइन रिलीफ फंड, क्योंकि उस वक्त अब इतना जैसे आज के टाइम पे था ना, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड, समथिंग लाइक दैट. तो उसने भी एक फेमाइन रिलीफ फंड जो है करा, और उसने कहा कि 2-2.5 सेर पर बीघा जो है वो हर किसान देगा, और उससे ये फंड चलेगा. और जब भी जो है वो आएगी, क्या कहते हैं, अकाल पड़ेगा, जब भी सूखा पड़ेगा, तो हम इससे इस फंड को यूज करेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, and the term रुपया was actually coined by him. और यहाँ से आप देखोगे रुपया क्यों इम्पोर्टेंट है. आज भी हमारी करेंसी, और हमारी नहीं, 10 और ऐसे मुल्क हैं जिनकी करेंसी रुपया है. Tolls were collected twice, once at the time of entry of the country and at the time of sales. Entry of the country क्या लगा? कस्टम्स ड्यूटी लगती है जब भी आप कुछ लाते हो. At the time of sales, तो जब भी आपको इम्पोर्टेड चीज मंगाओगे, आज के टाइम भी क्या होगा? एक कस्टम ड्यूटी लगेगी, दूसरा जीएसटी लगेगा. तब भी यही हो रहा था. तो इसीलिए इनको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो या तो वहां से उनका रूट वहां पे, या वो वहां से डिराइव की गई हैं, या वो वहां से डिराइव की गई. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो दे हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. जब जाहिर सी बात है, जो इतने जंग लड़ रहा था, उसके पास कैवलरी भी होगी, इन्फेंट्री भी होगी, एलिफेंट भी होंगे, आर्टिलरी भी होगी. एंड सोल्जर्स वर रिक्रूटेड डेली बाय डिस्पेंसिंग देयर ट्राइबल लेवीज. तो वो करने जाने लगा. दाग हमने देखा था, बलबन के टाइम पे आया. दाग को उसने रिवाइव किया. एंड हुलिया, अगेन वही दाग और चेहरा. तो उसने चेहरा वाला जो सिस्टम हमने पहले सल्तनत के दौर में पढ़ा था, वो रिप्लेस हो जाता है हुलिया से. तब वो हुलिया लिखा जाने लगा. आज भी होता है ना, वो चोर और पकड़ा जाता है तो उसका हुलिया लिखा हुआ आता है अखबार में, तो वो हुलिया वही लिखने का तरीका वही है. ग्रैंड ट्रंक रोड की, क्योंकि आर्किटेक्चर की बात करें, सो ग्रैंड ट्रंक रोड सोनार गांव से पेशावर तक था, आगरा से मुल्तान था, दिल्ली, सो मुल्तान से लाहौर, सो उसने मांडू से आगरा, मतलब बहुत सारे रोड्स कंस्ट्रक्ट किए. इम्पॉर्टेंट ये था कि देवर लाइन विद ट्रीज, वेल्स एंड रेस्ट हाउसेस. सराय जो है इस इलाके में, और जो लोग उत्तर प्रदेश में खासतौर पर रहते होंगे वो देखते होंगे कि ये जो भी ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे हैं, वहाँ मोहल्लों के नाम सराय होंगे. दिल्ली में भी बहुत सारे सराय हैं. तो बेसिकली सराय क्या होता था? सराय एक तरीके से रेस्ट हाउस होता था. उसने ये सारे पूरे ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे जो है ये चीज़ इस्टेब्लिश की. एक और चीज़ उसने करी, उसने यहीं पर पोस्टल डिपार्टमेंट को जो है एनहांस किया. क्या करने लगा वो? उसने कहा कि मान लो दिल्ली से बिहार तक कोई खत जाना है, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर जाना है, तो हर 8 किलोमीटर पे, 8 कोस पे एक
डाक चौकी होती थी हर 8 कोस पे, वहीं पे जो है सराय भी होते थे, वहीं पे जो है चेक पोस्ट भी होती थी। तो ये हर 8 कोस पे एक था, तो यहाँ से यहाँ एक लेके जाएगा, वो यहाँ पे मौजूद जो भी डाक रनर होगा उसको आगे ले जाएगा, फिर वो इसे यहाँ से ले जाएगा। सो एक्चुअली ही क्रिएटेड अ सिस्टम जहाँ अगर जो पोस्टल है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता था, वो वहाँ जो है वो रुकता नहीं था, बस आदमी चेंज हो जाता था, रुकता नहीं था। इसका उसको बहुत फायदा भी मिला, और आगे चल के मतलब ही हैड अ सेपरेट डिपार्टमेंट, उसे क्या कहा जाता था, दारोगा डाक चौकी। मतलब ही वाज हैविंग अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, दारोगा इज सुपरिंटेंडेंट नाउ, सो दारोगा डाक चौकी। दारोगा आज भी जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पुलिस वालों को, या जो SHO होते हैं, या जो TI होते हैं, उनको दारोगा ही कह देते हैं आम जबान में। उसने सासाराम में एक मकबरा बनवाया विच इज़ नाउ हिज ओन, और वन ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर में उसका जो शेरशाह का जो मकबरा है उसको बहुत इम्पोर्टेंस है। पद्मावत उसके दौर में लिखी गई, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी। मतलब पद्मावत विच वाज द स्टोरी अबाउट अलाउद्दीन खिलजी एंड पद्मावती, वो उसको लिखी जाती है अब। मतलब हम कितने यूनिक और मज़ेदार लोग हैं कि 14th सेंचुरी में कुछ होता है, उसके बारे में एक कविता, एक महाकाव्य लिखा जाता है 16th सेंचुरी में, मिड ऑफ 16th सेंचुरी में, और उस पर एक मूवी बनती है 21st सेंचुरी में, और लोग उस पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अच्छी चीज़ है। खैर, दिस शोज दैट रैशनैलिटी इज, और व्हाट वी कॉल एज कॉमन सेंस, इज नो मोर कॉमन। 1545 शेरशाह डाइड। 5 साल, ये अभी तक हमने जितनी शेरशाह सूरी की कहानी पढ़ी है सिर्फ 5 साल की है। 5 साल में उसकी डेथ हो जाती है, 5 साल बाद देखा हमने। लेकिन उसके सक्सेसर्स, क्योंकि मतलब इस्लाम शाह उसका बेटा जो रूल करता है इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जो उसको मिला था विरासत में वो बहुत स्ट्रांग था। और लेटर ऑन लेकिन उसके सक्सेसर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। इन द मीनवाइल हुमायूं अपनी स्ट्रेंथ गेन करके 10 साल में आता है। 1555 वो हिंदुस्तान को रिकॉन्कर करता है, कौन, हुमायूं, एंड री एस्टैब्लिशेस मुगल एम्पायर। 1556 हुमायूं डाइड, और उसके बाद आएगा अकबर, जिसकी कहानी देखेंगे हम अगले वीडियो में। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, और हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं, दूसरे इन्फोज हैं, उनके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डू विजिट द वेबसाइट, डू विजिट द चैनल्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप अब हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और आई वांट कि आप जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको इन्फो आ जाए। सो दिस इज व्हाट यू कैन